नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और नया सवेरा में जिन मुख्य खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है 24 की चुनौती से जुड़ी हुई तमाम खबरें होंगी। बताएंगे आपको कि कैसे आज तीसरे चरण की अधिसूचना जारी की जाएगी और उसके बाद नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और इसी के साथ जैसे जैसे चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी जोरों शोरों से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 जगह पर जम्मू कश्मीर और साथ ही राजस्थान में 2 जगह पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जहां प्रधानमंत्री आज उधमपुर पहुंचेंगे और उसके बाद दौसा लोकसभा सीट पर भी वो चुनावी रैली करेंगे। उसके साथ ही कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जो है आज तमिलनाडु में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ में आज सीबीआई के कविता को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, जहां पर वो और ज्यादा रिमांड मांगेगी। हालांकि देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। आइए इससे पहले हम खेल कारोबार जगत की भी खबरें देखेंगे इस नया सवेरा में। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 7 मई को 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा मतदान। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रचार के बाद बाड़मेर दौसा की सीटों को साधने के लिए राजस्थान के रण में उतरेंगे। अमित शाह उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, राजस्थान, राजनाथ सिंह उत्तराखंड और जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में करेंगे तूफानी दौरा। राहुल गांधी और एमके स्टालिन कोयंबटूर में महागठबंधन के पक्ष में करेंगे प्रचार, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की कर्नाटक में होगी रैली। अखिलेश यादव भी आज पीलीभीत से शुरू करेंगे समाजवादी पार्टी का प्रचार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज उत्तराखंड में करेंगी अपनी पार्टी का प्रचार। नीतीश और तेजस्वी बिहार की रैलियों में व्यस्त। ममता बनर्जी ने भी झोंकी बंगाल में ताकत। बीआरएस नेता के कविता को आज सीबीआई राउस एवेन्यू कोर्ट में करेगी पेश। शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान की ओर से हमले की धमकी के बाद हाई अलर्ट पर इजराइल। अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने से बचने के लिए तुर्की, चीन और सऊदी अरब से की बात। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स होंगे आमने सामने। कल मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से दी थी करारी शिकस्त। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की, जहां लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में 94 सीट पर चुनाव प्रक्रिया की अधिसूचना आज जारी होगी। तीसरे चरण में मतदान 7 मई को कराए जाएंगे। तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तीसरे चरण में जिन सीटों के लिए मतदान कराया जाना है उनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। मध्य प्रदेश में बैतूल संसदीय क्षेत्र के स्थगित चुनाव के लिए 7 मई 2024 को मतदान होना है। तो लोकसभा के इस महासमर में आज तीसरे चरण की चुनाव प्रक्रिया के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही साथ नामांकन की प्रक्रिया भी आज शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जो है, अभी तीसरे चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषि कुमार। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तीसरे चरण के चुनाव की भी तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। कौन कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं जो तीसरे चरण के चुनाव में मतदान के लिए खड़े होंगे?
निश्चित तौर से लोकसभा के चुनाव के लिए जो 18वीं लोकसभा का गठन होना है उसमें जो तीसरा चरण है बेहद महत्वपूर्ण है इस मायनों में, क्योंकि अब 94 सीटों के लिए जो नोटिफिकेशन है चुनाव आयोग ने गजट के माध्यम से जारी कर दिया है। और हमने देखा है कि चुनाव आयोग सुबह सुबह ही आजकल हम देख रहे हैं कि वो गजट नोटिफिकेशन जारी कर देता है ताकि जो उम्मीदवार हैं उनको पर्याप्त समय मिल सके, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वो अपना नामांकन दाखिल करने का जो क्रम है उसको शुरू कर सकते हैं जी। यानी कि आज सुबह 10 से 11 बजे के बाद ही वो किसी भी वक्त अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। जहां तक इस पूरे इलाके की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश से लेकर और आसाम तक और कर्नाटक, ये जो पूरे जम्मू कश्मीर के इलाके हैं और उसमें गोवा भी शामिल है, दादर नगर हवेली है, इन तमाम इलाकों में जो बड़े बड़े दिग्गज हैं जो कि अपने अपने चुनावी भाग्य का आजमाइश करने जाएंगे, ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जो चुनावों के समय पे जो आचार संहिता है उसका पालन किस तरीके से हो। जी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसी चरण में बैतूल में जो कि मध्य प्रदेश का लोकसभा क्षेत्र है वहां पर दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु की वजह से उसे स्थगित करना पड़ा और अब इसे तीसरे चरण में कराया जा रहा है। तो इसका नोटिफिकेशन भी अलग से चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। तो कुल मिलाकर इस तीसरे चरण में जो उम्मीदवारों और जनता के बीच में अब जो संपर्क की शुरुआत होगी, यानी कि नोटिफिकेशन के बाद हर एक उम्मीदवार चाहेगा कि एक तो उसे सिंबल मिल जाए और उसे टिकट मिल जाए जिससे कि वो चुनाव में खड़ा हो सके। दूसरी तरफ बहुत सारे हमने देखा है उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल पाता है किसी बड़ी पार्टी से, तो वो निर्दलीय के तौर पर भी लड़ते हैं। तो ये जो पूरी कवायद है अब कुछ दिन चलने वाली है। तीसरे चरण के लिए देखना होगा कि इन इलाकों में कौन कौन से दिग्गज अपनी अपनी पार्टी से टिकट पाने में सफल हो पाते हैं। कुछ को टिकट मिल गया है, कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि अंतिम समय पर भी सिंबल चेंज हुए हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने आखिरी समय तक ये सिंबल बांटे और 3-3 उम्मीदवारों को सिंबल दे दी गई। हालांकि उसमें नियम है कि जो आखिरी उम्मीदवार होता है उसका ही सिंबल एक्सेप्ट किया जाता है। तो एक बड़ी कवायद तीसरे चरण के लिए शुरू हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अगर देखा जाए तो तीसरे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और उसके बाद में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा और यहां बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां चुनाव प्रचार करेंगे। उधमपुर से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को तीसरी बार मैदान में उतारा है। इससे पहले के 2 लोकसभा चुनाव में डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसी सीट से विजयी रहे हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर बीजेपी के खिलाफ चौधरी लाल सिंह पर दांव लगाया है। और वहीं उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि लोगों में काफी उत्साह है, उनकी बात सुनने के लिए लोग उत्सुक हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता इस बार मोदी जी 400 पार का आह्वान करके निकल पड़ी है। तो कहीं ना कहीं कृतिका, जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट हॉट सीट मानी जा रही है इस बार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो भी विकास की बयार अब तक आई है उन सभी सफलताओं को गिनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ में हाल ही में जो 370 धारा जो हटाई गई उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जरूर करेंगे, क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद में ही जो विकास की बयार है वो वहां पर कहीं ना कहीं भावना बहती हुई बिल्कुल। और इस बार कृतिका कहीं ना कहीं कहा जाए तो उधमपुर में मुकाबला भी कड़ा है और चुनावी दंगल बहुत ही रोचक होने वाला है जी। और इसी के साथ में और जितेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुना देते हैं आपको। न केवल समाज सुधार या लोक हित की योजनाएं निर्माणित की, बल्कि एक नई तरह की कार्यशैली स्थापित करने का प्रयास किया जिसमें संवेदनशीलता है और जिसमें साथ ही साथ भेदभाव और वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास है। ये प्रधानमंत्री का चेहरा है या कुछ मुद्दे भी हैं जिन्हें लगता है, जिनको देखकर लगता है कि इस बार भी लोग आपको वोट देंगे? प्रधानमंत्री का तो हमारे लिए एसेट है। दुनिया के सबसे कद्दावर नेता हमारे मुखिया हैं। कौन है जो उस बात का गर्व नहीं करेगा, वो तो हमारे लिए एसेट ही है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो ये कार्य हुए हैं, आज हर जगह इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि देश भर की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज बनाए गए। राष्ट्रीय स्तर की इतनी योजनाएं कि सारा दिन लग जाता है गिनवाने में। यहाँ पर
उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, उत्तर भारत का पहला नमामि गंगा की तर्ज पर नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट, उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज, यहीं से पर्पल रेवोल्यूशन ने जन्म लिया लेवेंडर स्टार्टअप जिसकी झलक आपने 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर देखी। ये सभी इसी कॉन्स्टिट्यूशन। एशिया का सबसे लंबा सुरंग रोड टनल नाश्री और चननी का, और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल जिसका उल्लेख G20 में भी हुआ था। ये सब बातें बड़ी प्रत्यक्ष रूप से हुई हैं और ये सब 10 वर्ष के भीतर हुई हैं। गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतारा है, क्या कुछ उसका असर आप देखते हैं, कुछ असर पड़ेगा? ऐसा है कि 2014 में भी 2019 में भी इन्होंने एक ही कैंडिडेट उतारा था, नाम बदले हुए थे। उस समय यूपीए कहते थे, अब इंडिया ब्लॉक कहते हैं, पहले गठबंधन कहते थे। और पिछली बार भी इस सीट पर जम्मू कश्मीर की आज तक की रिकॉर्ड मार्जिन की हमें विजय प्राप्त हुई थी, और मुझे विश्वास है कि इस बार भी हम पहले से अधिक मार्जिन से ये सीट जीत करके मोदी जी के 400 प्लस के आंकड़े का एक हिस्सा बनेंगे। पहली बार सुंदरीकरण का प्रोजेक्ट उत्तर भारत का देविका नदी को मिला है, उसमें कुछ उठाने लायक तो है ही नहीं। अब तो वो कह रहे हैं कि कोई सड़कें बनी नहीं, वो कह रहे हैं कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, वो कह रहे हैं कोई टनल नहीं बना, लेकिन उनसे पूछिए कि क्या वो इस टनल का इस्तेमाल नहीं करते। जहां तक कश्मीर घाटी का ताल्लुक है, वहां तो वैसे ही वो आपस में उनका कोई बहुत ज्यादा समन्वय बन नहीं पाया। यहां पर उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पिछली बार भी हम इसके आदी हो चुके हैं। उनका नाम अलग था, लोग यही थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 के पार, वो पूरा साबित होने वाला है और उसमें उधमपुर सीट का योगदान विशेष रूप से रहने वाला है। कैमरामैन अनिल के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, उधमपुर। तो भाजपा कहीं ना कहीं पूरे विश्वास के साथ, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि 400 पार का जो नारा है उसको आगे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर पहुंचेंगे, जहां से हमारी संवाददाता रमा त्यागी भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। रमा, सुप्रभात। आपसे जानना चाहेंगे कि उधमपुर कहीं ना कहीं एक हॉट सीट है इस समय और दो सिंगों के बीच कड़ा मुकाबला है, चुनावी दंगल जो है कहीं ना कहीं रोचक होने वाला है। बिल्कुल, चुनावी दंगल यहाँ पर बेहद रोचक है और आपने ठीक कहा कि कहा जा रहा है कि दो सिंह के बीच मुकाबला है, लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो चुनावी लड़ाई है वो काफी कड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से यहाँ पर 2 बार के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है एक बार फिर से, और लाल सिंह जो है, चौधरी लाल सिंह, वो कांग्रेस से, क्योंकि वो पहले बीजेपी में थे और अब कांग्रेस में गए हैं, तो इसे देखकर कहा जा रहा है कि चुनावी लड़ाई रोचक है। कितनी रोचक ये होती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन चौधरी लाल सिंह की बात करें तो उन्होंने भी 2004 में और 2009 में ये सीट जीती थी। इस वजह से सबकी आंखें लगी हुई हैं। बीजेपी जो है विकास के मुद्दों को, जो पिछले मैनिफेस्टो में उन्होंने वायदा किया था उसको, 370 को, और जिस तरह से यहाँ पर शांति और प्रोस्पेरिटी लगातार आगे बढ़ रही है, शांति और विकास की दिशा में लगातार काम हो रहा है, उसका मुद्दा बना रही है। इसके साथ ही जो कांग्रेस है वो कई तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है मुद्दा बनाकर यहाँ पर आ रही है। विकास की बात यहाँ पर सभी कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जनता किस पर विश्वास करती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कैंपेनिंग यहाँ पर जिस तरह से जोर पकड़ रही है, जिस तरह से मुद्दे यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, वो यहाँ पर काफी रोचक हो गया। इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद की जो नई पार्टी है, जो पहले यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी इस सीट से अपना कैंडिडेट उतारा है। तो क्या ये लड़ाई त्रिकोणीय बनती है या फिर जो उनकी पार्टी है किसी पार्टी को बेनिफिट देती हुई प्रतीत होती है? इसके मद्देनजर भी ये फैक्टर भी काफी महत्वपूर्ण है और इसके लिए भी इस लड़ाई को काफी रोचक बताया जा रहा है। और उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आज की रैली है वो बेहद महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि 1.5 महीने, अगर पिछले 1.5 महीने को देखते हैं तो प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर में तीसरी रैली है। हालांकि जो कैंपेन का जो औपचारिक आगाज है उसे आज से कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से पिछली 2 रैलियां हुई हैं और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए घाटी में भी और जम्मू में भी जन सैलाब उमड़ा है, उसको देखकर यहां पर उम्मीद जताई जा रही है कि 2 लाख से ज्यादा लोग यहां पर होगी। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह है, उनमें काफी ऊर्जा है प्रधानमंत्री की इस रैली से, और सभी लोग उत्सुक हैं सुनने के लिए कि प्रधानमंत्री आज क्या कहते हैं। बिल्कुल, और हम सभी भी उत्सुक हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई 370 का जिक्र आज के अपने संबोधन में करते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रमा, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ।
हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है, और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारा टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान के रण में भी आज उतरेंगे। पहले बाड़मेर में प्रधानमंत्री की रैली होगी, उसके बाद में दौसा में रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री आज नजर आएंगे। बाड़मेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार बेनीवाल को टिकट दिया है। वहीं बात करें अगर दौसा की, तो दौसा वो इलाका है जो सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा और बीजेपी से कन्हैया लाल मीणा के बीच मुकाबला है। मुरारी लाल मीणा सचिन पायलट के बेहद ही करीबी नेता माने जाते हैं, और ऐसे में अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये रैली होने जा रही है वो बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो राजस्थान के रण में एक बार फिर उतरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाड़मेर दौसा में चुनावी प्रचार करेंगे। बाड़मेर से हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओपी यादव, ओपी आपसे पूछना चाहेंगे कि बाड़मेर सीट भी लगातार एक हॉट सीट बनती जा रही है कहीं ना कहीं, और मुकाबला यहाँ पे त्रिकोणीय कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी जब से आए हैं तब से कांग्रेस और बीजेपी का प्रचार और तेज हो गया है। जी, ये भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे सटा हुआ संसदीय क्षेत्र है बाड़मेर और जैसलमेर। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी इसका न केवल महत्व है, बल्कि बाड़मेर में जो मारवाड़ का इलाका है उसमें भी इस सीट का अपने आप में अलग खासा महत्व रहता है। यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन रोमांचक मुकाबले की जो आप बात कर रहे हैं उसकी मुख्य वजह है यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी है रविंद्र भाटी, वो चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। वो वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक बताए जाते हैं, वो प्रधानमंत्री को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे चुनावी मैदान में वो पहले से ही शिव विधानसभा है, वहां से निर्दलीय विधायक भी हैं, तो इसी वजह से यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला और रोचक मुकाबला है। लेकिन यहाँ की जो स्थितियां हैं, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां वो अलग तरह की है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ न केवल जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, बल्कि मारवाड़ की इस धरती को नमन करके यहाँ के जो वासिंदे हैं, जो मतदाता हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनको संबोधित करने आ रहे हैं। और वो अपने संबोधन में न केवल यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मसला है उसको लेकर जो लोगों की सोच होती है, धारा 370 को हटाने को लेकर केंद्र सरकार ने जो प्रयास किए, इसके अलावा राम मंदिर के निर्माण का मसला है, इसके अलावा यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है जिसको लेकर हर घर नल योजना यहाँ चलाई गई। इस तरह की जो मुख्य केंद्र प्रेरित योजनाएं जो चलाई गई है उन्हीं को लेकर यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी वो मतदान कर रहे हैं, जो मैदान में है, और मतदान के लिए जो लोग हैं उनसे अपील कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से यहाँ न कि लोगों में खासा उत्साह है, बल्कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ खासा भीड़ भी आ रही है। और मेरे पीछे आप जो
पांडाल देख रहे हैं, इसके सामने महाराणा प्रताप का स्टैचू लगा हुआ है। ये स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है। तो यहाँ के लोग न केवल स्वाभिमानी है बल्कि सम्मान के साथ जीने वाले लोग हैं। बिल्कुल ठीक है ओपी यादव, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त दौसा से विशाल बैरिस्टो भी हमारे साथ जुड़ रहे क्योंकि प्रधानमंत्री आज राजस्थान के दौसा भी जाएंगे और जहां पर रैली करते हुए नजर आएंगे। विशाल, अगर देखा जाए तो राजस्थान में इस वक्त डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में वहां की जनता क्या कुछ खास ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में वहां की जनता इस बार रख रही है? देखिए कृतिका, सबसे पहले आपको और भावना को सुप्रभात। और मैं आपका सवाल का जवाब दूं से पहले मुझे ओपी की बात अच्छी लगी कि राजस्थान के लोग स्वाभिमानी होते हैं, सम्मान के साथ उनको जीना आता है और इत्तेफाकन हम दोनों ही राजस्थान से हैं। आपने बात कही मुद्दों की, तो मुद्दों में सबसे पहले जो बीजेपी ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया था, पेपर लीक काफी बड़ा मुद्दा बना था और जिसकी वजह से राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई। और कल प्रधानमंत्री ने जब करौली में रैली की तो उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर ही हमने पेपर लीक करने वालों को जेल के अंदर डाल दिया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट बीजेपी डिक्लेयर कर रही है। और इसके अलावा पानी की समस्या जो राजस्थान में है, तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसका अग्रीमेंट हो गया हरियाणा के साथ। और प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होती है तो ये काम आसान हो जाता है। बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें आपस में लड़ाई चलती है पानी को लेकर। उन्होंने सदर्न स्टेट्स की तरफ इशारा किया और लड़ाई होती रहती है और पानी समुद्र में चला जाता है। लेकिन हमारी सरकारें जो डबल इंजन की सरकार है उसका यही फायदा है कि इंटरस्टेट डिस्प्यूट नहीं होते हैं। जी विशाल और ओपी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना होगा राजस्थान में राजनीति का ऊँट इस बार किस ओर करवट बदलता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा जो 4 जून को इन मतदानों के परिणाम हम सबके समक्ष आएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपकी बार 400 पार नारे के साथ ही पूरे देश भर में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह आज उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंचेंगे, जहां मुरादाबाद और संभल लोकसभा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। भाजपा ने मुरादाबाद सीट से सर्वेश सिंह और संभल लोकसभा सीट से परमेश्वर लाल सैनी को मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश के बाद अमित शाह तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां वो आज मदुरै में रोड शो और भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह आज सबसे पहले गढ़वाल के गोचर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद में राजनाथ सिंह अल्मोड़ा के लोहाघाट और नैनीताल के काशीपुर में भी चुनावी रैलियां करेंगे और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। और अब खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के एक विधायक हमीदुर रहमान ने खुलेआम धमकी दी है। कहा है कि 26 तारीख को सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, उसके बाद हमारी फोर्स के साथ ही रहना है। कुछ भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम के लोग ताक में हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सेंट्रल फोर्स 26 तारीख तक है, उसके बाद हमारी ही फोर्स के साथ रहना है। अगर भाजपा, कांग्रेस या सीपीएम के लोगों ने कुछ भी किया तो हम उसका जवाब देंगे। मैं भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम के लोगों से अनुरोध करता हूं कि मूल्यवान वोट नष्ट ना करें, कोई बदनामी ना करें। 26 तारीख को सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, उसके बाद हमारी ही फोर्स रहेगी, तब वे अभियोग पंजीकृत कराने ना आए। हमीदुर रहमान 2001 में पहली बार चोपड़ा सीट से विधायक चुने गए थे। 2006 के चुनाव में वो कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए थे। इसके बाद 2011 से लगातार 3 बार से वो यहां से जीतते आ रहे हैं। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में हमीदुर रहमान ने बीजेपी के शाहीन अख्तर को 60,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। और पश्चिम बंगाल के बाद अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने के लिए कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के सीधी और छिंदवाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के बाद जेपी नड्डा महाराष्ट्र के गोदिया में चुनावी रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस की जीतू पटवारी भी विदिशा लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा की नामांकन रैली को संबोधित करेंगे।
और अब बात कांग्रेस के चुनाव प्रचार की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तमिलनाडु का चुनावी दौरा करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में आज तमिलनाडु में 2 रैलियां करेंगे। सबसे पहली जनसभा तिरुनेलवेली में होगी। उसके बाद शाम को राहुल गांधी कोयम्बटूर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दलों के बीच हुआ गठबंधन पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है। ये बात अलग है कि इसके कुछ नेताओं में रह रहकर मनमुटाव सामने आते रहते हैं। बहरहाल आज नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील करने के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक रैली होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हिस्सा लेंगे। तमिलनाडु में इन दिनों बीजेपी लगातार सत्तारूढ़ दल पर हमलावर है और बीजेपी यहां जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट पर एक ही चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। और वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मद्देनजर कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपने गृह प्रदेश कर्नाटक के कलबुर्गी और बीदर में चुनावी जनसभाएं कर कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से समर्थन मांगेंगे। कलबुर्गी से खड़गे के दामाद राधा कृष्ण डोडामणि कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं बीदर से सागर खंडरे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कर्नाटक दौरा बीदर और कलबुर्गी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए जनता से समर्थन मांगते हुए नजर आएंगे। और दक्षिण भारत से अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल समाजवादी पार्टी ने भी मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज पीलीभीत में चुनावी रैली करेंगे। समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार को मैदान में उतारा है। पीलीभीत सीट से सपा उम्मीदवार का मुकाबला भाजपा के जितिन प्रसाद से है। और साथ ही आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज उत्तराखंड में अपनी पार्टी का प्रचार करती हुई नजर आएंगी। हरिद्वार में उनकी चुनावी रैली होगी। बीएसपी ने उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीएसपी ने टिहरी गढ़वाल से नीमचंद्र छुरियाल, पौड़ी गढ़वाल से धीर सिंह बिष्ट, अल्मोड़ा से नारायण राम, नैनीताल उधम सिंह नगर से अख्तर अली माहिगिर और हरिद्वार से जमील अहमद को चुनावी मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने आगरा में एक रैली में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर जुबानी हमला किया और डिजिटल इंडिया से लेकर साइकिल और 60 साल की सत्ता पर जवाब मांगा। आकाश आनंद ने जनता से वोट अपील की और कहा कि बसपा समर्थक इस बार चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए आगे बढ़ते हैं। देश भर से कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल, और खास खबरों में बात करते हैं शराब घोटाले को लेकर के, जहां आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार के कविता को अब सीबीआई के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। के कविता को आज सीबीआई दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। के कविता को हैदराबाद में उनके घर से पिछले महीने अरेस्ट किया गया था। बीआरएस की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका भी राउस एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी थी। के कविता ने अपने बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी। तो के कविता की आज राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। विकास सारथी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि कविता अब ईडी के बाद सीबीआई की गिरफ्त में है और आज राउस एवेन्यू कोर्ट में जब सीबीआई कोर्ट से ये कोशिश करेगी कि रिमांड बढ़ाई जाए तो किन किन सवालों के घेरे में के कविता आगे आ सकती है और के कविता की मुश्किलें आगे कितनी बढ़ सकती है? बिल्कुल, उनसे सीबीआई एक दौर की पूछताछ कर भी चुकी है, क्योंकि आप याद करें कि राउस एवेन्यू कोर्ट से ही सीबीआई ने इजाजत मांगी थी कि वो के कविता से पूछताछ करना चाहते हैं तिहाड़ में ही न्यायिक हिरासत के दौरान, और एक राउंड वो उनसे पूछताछ हो चुकी है। इसके बाद सीबीआई को लगा कि उनको अरेस्ट करके इंटरोगेशन जरूरी है, इसीलिए कल उनको अरेस्ट भी सीबीआई ने घोषित कर दिया कि अब वो हमारी हिरासत में है। और इसका जो असर पड़ेगा वो इस बात पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं अभी अंतरिम जमानत उनकी राउस एवेन्यू कोर्ट ने रद्द की है, लेकिन उनकी नियमित जमानत याचिका पर 16 अप्रैल से कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो जाहिर है कि उस पर असर पड़ेगा। यानी अगर ईडी के मामले में अब उन्हें जमानत मिल भी जाती है तो भी उनकी रिहाई संभव नहीं होगी, क्योंकि सीबीआई के पास जो हिरासत रहेगी उसमें सीबीआई पूछताछ करेगी। उसमें पूछताछ के बाद फर्दर एक्सटेंशन मांग सकता है सीबीआई पूछताछ के दिन बढ़ाने के लिए, या अगर वो ऐसा नहीं भी करता है तो वो जमानत का जरूर विरोध करेगी सीबीआई कि आगे पूछताछ के लिए ये सुनिश्चित हो कि के कविता कोर्ट की पहुंच में होंगी, ये जांच एजेंसियों की हद में होंगी, ताकि उनसे अगर जब भी जरूरत पड़े भविष्य में पूछताछ के लिए तो वो उपलब्ध हो। तो ऐसे में उनकी मुश्किलें इस बात को लेकर के बढ़ गई हैं। कल देर रात भी उनके वकीलों ने इस सीबीआई की हिरासत के खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कल क्योंकि अवकाश था और ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने कहा कि उनके पास कोर्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो वो इसकी सुनवाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आज राउस एवेन्यू कोर्ट में जिस कोर्ट में विशेष कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही थी कावेरी बावेजा के, वहां पर आज सुनवाई हो। जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुश्किलें भी आगे आने वाले समय में और बढ़ती हुई के कविता की नजर आएंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर न्यायालय में आज पेशी है। इससे पहले हुई सुनवाई में न्यायालय ने मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। दरअसल साल 2018 में बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी द्वारा गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप है। इसी मामले में आज फिर से सुनवाई होने वाली है। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर
इन्वेस्ट कर। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो। और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब हमारे खास सेगमेंट का वक्त हो चला है अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त डीडी न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी संध्या शर्मा इस वक्त मौजूद है ढेर सारी खबरों के साथ। संध्या, आज क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं? जी कृतिका, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। दरअसल भारत और चीन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक साक्षात्कार में जो बात कही थी, उसके संबंध में अब चीन ने भी प्रतिक्रिया दी है और चीन ने भी ये बात स्वीकार की है कि मजबूत और स्थिर संबंध चीन और भारत के साझा हितों की पूर्ति करते हैं। ये बयान आया है चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से, जिसे आज पंजाब केसरी अखबार के साथ बाकी अन्य अखबारों में भी हमें ये खबर देखने को मिली है। इसके अलावा एक और खबर जो कि आज देश विदेश पेज पर हरिभूमि अखबार ने ली है और कहा है, डॉक्टर एस जयशंकर के बयान से जुड़ी हुई ये खबर है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार के लिए सबसे पहले देश की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवाजाही को खत्म करने का फैसला सरकार द्वारा किया गया है। इसके अलावा एक और खबर इसी पेज पर ली गई है और ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से जुड़ी हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को सख्ती से चेताया गया है और पाकिस्तान आतंक रोकने में यदि अक्षम है तो भारत से सहयोग मांगे, हम करेंगे। तो ये खबर को भी आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। इसके अलावा जनसत्ता अखबार ने आज पहले पेज पर एक खबर ली है, जिसमें बताया है कि युद्धग्रस्त इजराइल के पुनर्निर्माण में पसीना बहाएंगे भारतीय मजदूर, यानी कि निर्माण क्षेत्र में 6000 से ज्यादा मजदूर जो हैं वो भारत से इजराइल की ओर रुख करेंगे। अप्रैल और मई में रियायती विशेष विमान से उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा कामगारों को। इसके अलावा हिंदुस्तान अखबार ने अपने देश दुनिया पेज पर एक खबर ली है और ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर है और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि जब आप सरकार से जमीन लेते हैं तब तो आप सब्सिडी की मांग करते हैं, लेकिन मुफ्त इलाज में जो कोताही में चिंता बरतते हैं उसको लेकर के उन्होंने चिंता जताई और कहा कि जब गरीबों के लिए 25% बेड आरक्षित करने की बात आती है तो वो तो नहीं होता। तो उन्होंने इस बात पर टिप्पणी करते हुए, दरअसल आपको बता दें कि इसमें एक मामला चल रहा है जिसमें केंद्र सरकार ने ये कहा था कि पूरे देश भर में आंखों का जो इलाज होता है और उसकी जो कीमत होती है वो समान होनी चाहिए। इसको लेकर के एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है, जिस पर एक सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। चलते चलते देश पेज पर नवभारत टाइम्स ने आज राजनीतिक खबर ली है और बताया है कि कांग्रेस की लूट बंद की, इसलिए अब विपक्षी मोदी पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश में कल जो रैली की थी उस पर ये बात कही। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। तो चूंकि लोकसभा चुनाव और मतदान की तारीख अब नजदीक है तो वार पलटवार का दौर भी चल रहा है और दावे और वादों का सिलसिला भी जारी है। तो आज के अखबार में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है खबरें। संध्या, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी अखबारों के विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। ईरान द्वारा इजराइल को दी गई हमले की धमकियों के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले 24 घंटे में तुर्की, चीन और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से इस बारे में बात की है और यह स्पष्ट किया है कि मध्य पूर्व के ताजा घटनाक्रम किसी भी देश के हित में नहीं है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जापानी प्रधानमंत्री किशिदा के सम्मान में दोपहर के भोज की मेजबानी की। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और
फुमियो किशिदा के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से बातचीत हुई थी। दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए थे। फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल कनाडा की आधिकारिक यात्रा पर हैं और उन्होंने कहा है कि यूरोपीय संघ और कनाडा के बीच CETA मुक्त व्यापार समझौता दोनों पक्षों के लिए एक बेहतरीन डील है। यह समझौता फ्रांस के किसानों के लिए अब तक फायदेमंद रहा है। अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित लुइसियाना में गुरुवार को आए बवंडर के बाद इलाके में तबाही मच गई। तूफान के कारण यहां ज्यादातर हिस्सों में बिजली भी गुल हो गई। उत्तर पश्चिम में स्थित शहर स्लीडेल में काफी नुकसान हुआ है। पेरू में डेंगू महामारी के मामले और मौतें पिछले साल की तुलना में 3 गुना से अधिक हो गई हैं। मौतों और संदिग्ध मामलों की संख्या बढ़कर 117 हो गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 33 मौतें हुई थी। सरकार ने महामारी के खिलाफ रणनीति को मजबूत करने के लिए आपातकालीन डिक्री को मंजूरी दे दी है। और दुनिया भर के बाद अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर 7% तक कर दिया है। एडीबी ने पहले 6.7% वृद्धि का अनुमान लगाया था। एडीबी ने कहा है कि सार्वजनिक और निजी निवेश के बेहतर परिदृश्य और सेवा क्षेत्र की मजबूत वृद्धि को देखते हुए जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया गया है। म्यूचुअल फंड्स ने वित्त वर्ष 2024 में वित्त वर्ष 2023 के मुकाबले 70% ज्यादा निवेशक जोड़े हैं। इक्विटी बाजार में तेजी की वजह से फंड उद्योग को ज्यादा निवेशक आकर्षित करने में मदद मिली है। साल के पहले 3 महीनों में देश में बिकने वाली हर 2 लग्जरी कार में से एक मर्सिडीज बेंज कार रही है। जनवरी मार्च तिमाही मर्सिडीज के लिए सबसे अच्छी रही है और इस दौरान उनकी 5,412 कारें बिकी हैं, जो पिछले साल की समान अवधि से 15% अधिक है। विस्तारा कंपनी ने 24 मई तक अपनी उड़ानों में 10% की कटौती की है और आगे की योजनाओं पर काम कर रही है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के एक अध्ययन में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में डायग्नोस्टिक कंपनियों के राजस्व में 10 से 11% की वृद्धि हो सकती है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मरीजों की संख्या बढ़ने और प्रति मरीज राजस्व में सुधार के कारण ऐसा होगा। भारत से चीन को निर्यात की जाने वाली कुल 161 वस्तुओं में से लगभग 90 प्रमुख वस्तुओं का निर्यात पिछले साल बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इनमें लौह अयस्क, दूरसंचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे आदि शामिल हैं। भारत की सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड अपनी रिन्यूएबल यूनिट एनटीपीसी ग्रीन के लिए 1000 करोड़ रुपए का आईपीओ जल्द ला सकती है। कंपनी ने इस बड़े प्लान के लिए 4 इन्वेस्टमेंट बैंकों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। और कारोबार जगत के बाद अब बात करते हैं खेल जगत की खबरों की फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग कम्युनिटी में सक्रिय लोगों से कई तरह की रोचक बातें की हैं और गेमिंग तकनीक को समझने का प्रयास किया है। वहीं प्रधानमंत्री से मिलने वाले लोगों का कहना था कि यह उनके जीवन का सबसे अनोखा अनुभव था। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स आमने सामने होंगे। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। आईपीएल में कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया। आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 196 रन बनाए। इसके जवाब में मुंबई ने 15 ओवर और 3 गेंदों में 3 विकेट खोकर 199 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। किर्गिस्तान में चल रहे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ही भारतीय पहलवानों ने 3 पदक अपने नाम कर लिए। पुरुषों के फ्री स्टाइल इवेंट में भारत के उदित ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उदित को जापान की यूमिया के हाथों हार झेलनी पड़ी। 70 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल इवेंट में अभिमन्यु ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। अभिमन्यु ने तीसरे स्थान के लिए मैच में उज्बेकिस्तान की कुलदाशेव को 6-5 के करीबी अंतर से हराया। भारतीय पहलवान विक्की ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 97 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। विक्की ने किर्गिस्तान के अरोनोव को 10-1 के बड़े अंतर से हराया।
मोंटे कार्लो मास्टर्स में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दिन के पहले मैच में ग्रीस टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सित्सिपास और रूस के करेन खचानोव आमने सामने होंगे। और खेल जगत के बाद अब बात ग्लैमर वर्ल्ड यानी कि सिने जगत की खबरों की फटाफट अंदाज में। ईद के मौके पर मुनव्वर फारूकी ने अपनी पहली वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी की अनाउंसमेंट की है। साथ ही वेब सीरीज के टीजर का भी एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वेब सीरीज के जरिए मुनव्वर फारूकी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। बीते कल ईद के मौके पर सलमान ने अपनी अगली फिल्म का टाइटल अनाउंस कर दिया है। मूवी का टाइटल है सिकंदर। सलमान प्रोड्यूसर नादिया ज्वाला और विजनरी डायरेक्टर AR मुर्गदास के साथ मिलकर इस फिल्म को ला रहे हैं। शैतान फिल्म की सफलता के बाद आज से अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म मैदान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म ने ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म मैदान को लेकर फैंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलता नजर आ रहा है। साल 2013 में रिलीज हुई हंसल मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म शाहिद अब OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म ने राजकुमार राव के करियर में एक अलग मोड़ दिया था। फिल्म के लिए अभिनेता को 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। OTT पर रिलीज होते ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर आधारित शो कोल्ड ब्लू छा गया है। यह शो 3 तलाक के मुद्दे को दिखाता है। पुरुष प्रभाव वाली मानसिकताओं के बीच महिलाओं के अधिकारों के प्रति सजग करता ये शो ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं की कहानी दिखाएगा। शो के गानों को जुबिन नाटियाल, तोची राना और अल्तमश फरीदा ने आवाज दी है। माइकल जैक्सन की मौत के 15 साल बाद अब उनकी बायोपिक आ रही है, जिसमें पॉप लेजेंड माइकल जैक्सन की उतार चढ़ाव भरी जिंदगी के साथ साथ विवादों से भी दर्शकों को रूबरू कराया जाएगा। गुरुवार को लास वेगास में लायंसगेट ने सिनेमाकॉम 2024 में माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल का फर्स्ट लुक दिखाया गया। नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं खूबसूरत पहल की। आगर मालवा से 25 किलोमीटर दूर चांदनगांव के शासकीय हाई स्कूल परिसर में ईमानदारी की दुकान खोली गई है। इस दुकान में बच्चों की जरूरत का सामान रखा जाता है। आगर मालवा से 25 किलोमीटर दूर चांदनगांव के शासकीय हाई स्कूल परिसर में ईमानदारी की दुकान खोली गई है। इस दुकान में बच्चों की जरूरत का सामान रखा जाता है। इस दुकान का नाम ईमानदारी की दुकान रखे जाने की वजह भी खासी रोचक है। दुकान में एक बॉक्स रखा गया है। इस बॉक्स में छात्र खरीदे गए सामान की बिक्री की राशि स्वतः ही डाल देते हैं। गौरतलब है कि छात्र छात्राओं का काफी समय बाहर बाजार में स्थित दुकानों से सामान खरीदने पर जाया होता था और अनेक बार मोल भाव की भी समस्या सामने आती थी। यहाँ पर हमने एक दुकान खोली है जिसका नाम ईमानदारी की दुकान है, जिसमें प्रत्येक छात्र एवं छात्राओं के लिए निःशुल्क वो अपनी मर्जी से सारे उपलब्ध चीज़ें जो कि उनकी आवश्यकता अनुसार रखी गई हैं वो उठा सकते हैं और पैसे रखकर खुले पैसे वापस ले सकते हैं। लंच टाइम में सड़कों पर जाते थे, उधर बस स्टैंड है, बहुत सारे वाहन जाते थे, तो उनका एक्सीडेंट वगैरह का भी थोड़ा सा डर रहता था हमको। अब विद्यालय परिसर में इस दुकान के खुलने से विद्यार्थियों को सुविधा की सभी चीजें यहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ ना तो दुकानदार बैठाया गया है और ना ही दुकान में कोई CCTV कैमरा लगा हुआ है। स्कूल प्रबंधन दुकान के लिए जरूरी सामान उपलब्ध करा रहा है। दुकान में छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था निःशुल्क है। हम इस दुकान में से जो हमें चाहिए आवश्यकता की चीज़ें वो हम ले सकते हैं और जो बाकी के पैसे हैं वो वापस हम डाल के और वापस खुले ले सकते हैं। जो भी हमारी आवश्यकता की सामान है वह यहाँ पर बिल्कुल है। काफ़ी किताबें, लीड, पेन, जो भी स्केल जो भी है वो सारी हमें इसके लिए बाजार में नहीं जाना पड़ता है। विद्यालय परिसर में ईमानदारी की दुकान से छात्रों को जहां दैनिक उपयोग के सामान उचित दाम पर उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं उन्हें इसके माध्यम से ईमानदारी की नसीहत भी दी जा रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के आगार से भागीरथ देवड़ा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और खूबसूरत पहल के बाद अब बात कर लेते हैं आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई।
जो लोग व्यायाम नहीं करते, ज्यादा बैठना पसंद करते हैं या फिर जिन्हें दफ्तर में घंटों तक बैठकर काम करना पड़ता है, उनमें वजन बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। इससे जोड़ों पर भी प्रभाव पड़ता है और इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ज्यादा बैठने के आखिर दुष्प्रभाव क्या है और इनसे आखिर आप और हम कैसे बचाव कर सकते हैं। कई घंटों तक लगातार बैठकर काम करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आजकल अधिकतर ऑफिस में काम लैपटॉप और कंप्यूटर पर ही होता है। यही वजह है कि लोग कई घंटों तक लगातार एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं। साथ ही बैठने का तरीका भी ठीक नहीं होता, जो समस्या का कारण बन सकता है। आजकल बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें दिन भर यानी कि लंबा बैठना पड़ता है। स्टडीज ये बताती हैं कि अगर हम अपनी जीवन शैली अच्छी ना रखें तो इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं स्वास्थ्य पे। ना खाली वजन बढ़ता है, मोटापा आता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन और कुछ कैंसर्स भी हो सकते हैं। उस पे अगर हम अपना पोस्चर यानी कि बैठने का ढंग, लेटने का ढंग, खड़े होने का ढंग, काम करने का ढंग ठीक ना रखें तो उससे भी कई सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं हमारे स्वास्थ्य पे। कमर का दर्द हो सकता है, कुछ जोड़ों में उम्र के बदलाव जल्दी हो सकते हैं, पोस्चर भी खराब हो सकता है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। अधिक देर तक बैठे रहने के कई प्रभाव हो सकते हैं। व्यक्ति को पूरा दिन थकान महसूस होती है, वजन बढ़ने लगता है, पोस्चर इम्बैलेंस यानी पोस्चर का बिगड़ जाना, जीवन की अवधि कम होना, स्फूर्ति में कमी, सुस्ती बने रहना और पेट के आसपास चर्बी बढ़ जाना, ये सभी देर तक बैठे रहने के परिणाम हो सकते हैं। अगर हमारे व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें लंबा बैठना पड़ता है तो हमें जीवन शैली में कुछ बदलाव रखने पड़ते हैं, यानी कि जीवन शैली अच्छी रखनी चाहिए। तो इसमें हमें कुछ जनरल कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि सैर, स्पोर्ट्स, एरोबिक्स, स्विमिंग, डांस, जॉग, रन, कोई भी एक ऐसी हॉबी रखनी चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसके अलावा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ना खाली कमर की पर जोड़ों की करें तो उससे भी फायदा होता है। अर्गोनॉमिक्स वर्क के ठीक होने चाहिए, यानी कि कुर्सी अच्छी हो, टेबल अच्छी हो और उस पर कंप्यूटर की सेटिंग ठीक हो। कुर्सी अगर देखें तो सीट और बैकरेस्ट का एंगल फिक्स्ड हो, पूरा बैकरेस्ट हो, ऊपर तक आता हो और इस पे कैसे बैठते हैं वो भी जरूरी है। पूरा पीछे तक जाकर बैठें, स्लाउच ना करें। लंबा बैठते हैं तो हर 40-50 मिनट में अपना पोस्चर बदलते रहें। अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं तो मॉनिटर आई लेवल पे होना चाहिए, कीबोर्ड टेबल के नीचे अटैचमेंट पे होना चाहिए और अपने हैंड्स को, अपने हाथों को आर्मरेस्ट पे रखा होना चाहिए ताकि कमर पे या गर्दन पे ज़्यादा तनाव ना आए। अधिक देर तक बैठना हो तो थोड़ी देर बाद कुछ समय का विराम अवश्य लें। बैठते समय या कोई भी क्रिया करते समय सही पोस्चर का ध्यान दें। जहां तक हो सके अधिक देर तक लगातार न बैठें और अपनी शारीरिक गतिविधियां बनाए रखें। ऐसा करना आपकी सेहत को ठीक रखने और समस्याओं से बचाव में काफी प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की।
और इसी के साथ फिलहाल नया सवेरा के आज के इस खास अंक में बस इतना ही। आपसे विदा लेने का आ गया है वक्त, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं भारतीय चुनाव आयोग के एक खास वीडियो के साथ। जी हाँ, इस वीडियो में कहा गया है कि चेन्नई के नीलांकरई में समुद्र के 60 फीट नीचे स्कूबा डाइवर्स ने मतदान प्रक्रिया को अंजाम दिया है। आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। मुझे, कृतिका और हमारी नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मतदान